हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सामाजिक विचारकों के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक और समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में आपको कुछ नोट्स शेयर किए हैं पीडीएफ फॉर्म में। आपने उनको पढ़ा होगा, आपने उनको देखा होगा। फिर भी कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। प्रत्येक विचारक, साहित्यकार या कलाकार अपने युग की ही उपज होता है। इसी तरह से कार्ल मार्क्स जो कुछ भी थे, उस समय यूरोप की जो भी सामाजिक स्थिति थी, उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर समाजवादी साहित्य की रचना की, समाजवादी विचारधारा को बढ़ाया, पनपाया। वैज्ञानिक समाजवाद के जो जन्मदाता थे कार्ल मार्क्स, उनका जन्म हुआ था 1818 में, 5 मई सन 1818। प्रशिया के राइन प्रांत के टिचेर नगर में उनका जन्म हुआ। कुल 9 भाई बहन थे, जिसमें मार्क्स सबसे बड़े थे। माता पिता मध्यम परिवार से थे, यहूदी धर्म को मानते थे। उनके पिता एक वकील थे। जब मार्क्स 6 साल के थे तब उनके माता पिता ने यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। बचपन से ही मार्क्स बहुत ही प्रतिभाशाली और कुशाग्र थे। जब वो 17 वर्ष के थे तो उन्होंने विधि की शिक्षा, लॉ की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, पर उन्हें विधि की शिक्षा में कुछ इंटरेस्ट नहीं आया और उन्होंने उसे छोड़ दिया और फिर इतिहास और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी और हिस्ट्री पढ़ने के लिए वो बर्लिन चले गए। बर्लिन जब वो गए तो उस समय हीगल के विचारों का बड़ा दबदबा था और उसका प्रभाव मार्क्स के विचारों पर, उनकी रचनाओं पर खूब अच्छे से देखा जा सकता है। हम पढ़ेंगे आगे मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक दर्शन, वो उन्होंने हीगल से ही लिया था। हालांकि उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने उसमें कुछ परिवर्तन किया, लेकिन हीगल के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कार्ल मार्क्स ने बहुत अधिक अपने अंदर परिवर्तन पाया और उन्होंने इस दिशा में कार्य किया। फिर 1841 में, 1841 में मार्क्स ने डॉक्टरेट की, पीएचडी की और उनके जो मित्र, उनके पड़ोसी थे वेस्टफैलन, उन्होंने बड़ा सहयोग किया मार्क्स को पढ़ने के लिए, किताबें देते थे, फिर शाम को उनसे डिस्कस करते थे। तो मार्क्स इनको, वेस्टफैलन को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। फिर डिग्री लेने के बाद मार्क्स प्रोफेसर बनने की आशा से बोन गए, बोन विश्वविद्यालय, जहां उन्होंने विधि की शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की थी। पर उसके बाद सरकार की जो कुछ नीतियां थी, उनके कारण उन्होंने अध्यापन कार्य से वे विमुख हो गए और उसके बाद वो एक पत्र रायनी समाचार पत्र था जो हीगलवादियों से प्रभावित था, उसके संपादक बन गए 1842 में। और उसमें पत्र का रुझान अधिक से अधिक उसका क्रांतिकारी जनवादी होता गया। तो सरकार ने पहले तो पत्र पर रोक लगाई, सेंसरी बिठाई, और फिर एकदम से 1843 में उसको पत्र को बंद कर दिया। फिर 1843 में ही, 43 में ही मार्क्स ने जेनी फॉन वेस्टफैलन नाम की लड़की से शादी की। तो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी वो, जबकि मार्क्स, ऐसा माना जाता है कि इतने खूबसूरत नहीं थे, अपितु वे बदसूरत ही माने जाते हैं। मार्क्स जब 17 साल के थे और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी जेनी से उनकी सगाई हो गई थी और फिर 7 साल इंतजार करने के बाद 1843 में उनका विवाह हुआ। फिर वो कभी अलग नहीं हुए। जेनी एक बहुत अच्छे परिवार से थी।
फिर भी समानता की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, और वो अपने घर में और अपने कार्यस्थल पे जो वर्दी पहन के काम कर रहे होते थे, मेहनतकश लोगों की बड़ी इज्जत करती थी, उनके साथ विनम्रता और शिष्टता से पेश आती थी, और ऐसे उनको रखती थी जैसे कि वो बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, राजा रईस हैं, बहुत अच्छे हैं। और बहुत से देशों के कई मजदूरों ने उनकी मेहमान नवाजी का आनंद उठाया है। तो उन्होंने सब कुछ अपने पति के अनुगामिनी बनने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और अभावों के समय में भी उनको कोई इसका पछतावा नहीं हुआ। तो यूं कहते हैं कि हर रचनाकार की रचना के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, पत्नी या प्रेमिका। मार्क्स की पत्नी जेनी भी उनकी, जो कि मित्र थी, सहयोगी थी, बचपन की प्रेमिका भी थी, उनको काफी मार्क्स को सहयोग मिला। और मार्क्स अपनी पत्नी की बुद्धि का और उनकी आलोचना शक्ति का इतना सम्मान करते थे कि उन्हें वो जो भी लिखते थे वो सब उन्हें दिखाते थे। मार्क्स की पत्नी अपने पति की जो लिखी हुई पांडुलिपि होती थी उनकी नकलें तैयार करती ताकि वो प्रेस में छपने के लिए जा सकें। फिर मार्क्स के कई बच्चे हुए, उनका एक पुत्र हुआ एडगर, 2 पुत्रियां हुई फ्रॉक्स और फ्रांसिस्का। लेकिन वो क्योंकि क्रांति के बाद वो काफी कठिनाई में आ गए थे, तो उन कठिनाइयों के दौर में उनकी मृत्यु हो गई। और लंदन प्रवास के दौरान मार्क्स अपने परिवार के साथ 2 कमरों में रहे। वहां पे गरीबी, रोग, मृत्यु, पीड़ा, अपमान, ऐसे करके कई तकलीफों को झेलते रहे। उनके बेटे ने, एडगर ने, और उनकी बेटी फ्रांसिस्का ने तो दवाई के अभाव में दम तोड़ा था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रांसिस्का की मृत्यु के समय मार्क्स के पास एक भी पैसा नहीं था। तब जेनी ने किसी परिचित से 2 पाउंड उधार लिया और कफन की व्यवस्था की। फिर उनकी जो जीवित संतानों में 3 पुत्रियां थीं, वो थी काफी बेटियों से उनको काफी प्यार था। उनके साथ पिता बिल्कुल शासक पिता जैसे नहीं होते थे, कभी कोई हुक्म नहीं देते थे, और वो बेटियां भी उन्हें अपना मित्र मानती थी, बड़ी आज्ञाकारी और साथी की तरह व्यवहार करती थी। तो मार्क्स अपने बच्चों के साथ घंटों खेला करते। रविवार के दिन या अच्छा मौसम होने पर सैर के लिए निकल जाते। मार्क्स की पत्नी पूरी तरीके से उनकी संगिनी रही, और मार्क्स की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, कविताएं, वो पत्नी ने अपने पति द्वारा जो जवानी में लिखी गई कविताएं थी वो भी बहुत ही संजो के रखी। अच्छा, मार्क्स सारी यूरोपीय भाषाएं जानते थे, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी भाषाएं तो इतनी सुंदर लिखते थे कि जो भी भाषा पारखी थे वे मुग्ध हो जाते थे। वो एक बात बार बार दोहराते रहते थे। वो कहते थे, जीवन संघर्ष में विदेशी भाषा एक हथियार है। तो भाषाओं के लिए जो उनकी इच्छा थी, उनकी जो कहना चाहिए उनके अंदर जो कला थी, उनकी मेधा थी, वो बड़ी प्रबल थी। और रूसी भाषा का अध्ययन उन्होंने तब शुरू किया था जब वो 50 साल के थे, और इतनी कठिन भाषा है रूसी, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी रूसी सीख ली कि रूसी कवियों की या लेखकों की रचनाओं का आनंद लेने लगे। और उन्होंने रूसी भाषा क्यों सीखी? ताकि सरकारी जांचों से संबंधित उन सभी कागजों से पढ़ सकें जिनके प्रकाशन पर रूसी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो वो नहीं पढ़ पाते थे कि वो सरकार क्या लिख रही है, इसलिए उन्होंने रूसी भाषा को पढ़ लिया। इतना उनकी लगन थी किसी भी कार्य को करने के लिए। फिर मार्क्स को गणित में भी बहुत रुचि थी। वो जो तो पहले तो वो एक शुष्क विषय मानते थे, एकदम नीरस विषय मानते थे, पर फिर उन्हें बीज गणित से उन्हें बड़ा संतोष मिलता था। और वो अपनी जो जीवन की उनकी शोकमयी घड़ियां थी, कठिन घड़ियां थी, दुख वाली घड़ियां थी, उस समय वह बीज गणित को काम में लेते थे। उनकी पत्नी की अंतिम बीमारी के समय बीमारी कष्ट भोग से पैदा होने वाले क्लेश से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एकमात्र रास्ता चुना, गणित में डूब जाना। और उन्होंने गणित पर भी एक बड़ी उपयोगी और मूल्यवान पुस्तक लिख डाली। उनका विचार यह था कि जब कोई विज्ञान गणित का उपयोग करना नहीं सीख लेता तब तक वह वस्तुतः विकसित रूप नहीं प्राप्त कर सकता। तो मार्क्स के अध्ययन में बहुत रुचि थी। उनकी निजी पुस्तकालय में 1000 से ज्यादा पुस्तकें थीं, फिर भी उन्हें वो कम लगती थी।
तो सालों तक वो ब्रिटिश म्यूजियम में बैठकर अध्ययन करते रहते थे और वहां के पुस्तक भंडार की बहुत तारीफ किया करते थे। मार्क्स रात को बहुत देर तक पढ़ते, फिर सुबह 9 बजे उठ जाते, 8-9 बजे तक, फिर डार्क कॉफ़ी का ब्लैक कॉफ़ी पीते, अखबार पढ़ते, फिर अपने अध्ययन कक्ष में जाके रात को 2-3 बजे तक काम करते। केवल खाना खाने और मौसम अच्छा होने पर लंदन के एक पहाड़ी पार्क था, उसमें टहलने के लिए काम छोड़ते थे। दिन में कभी कभार सोफे पर 1 आध घंटा सो लेते और वो सारी सारी रात काम करते। तो जो मार्क्स के जमाई साहब हैं, दामाद हैं, वो कहते हैं, मार्क्स के बारे में लिखते हैं कि उनका जो मस्तिष्क था वो बंदरगाह पे खड़े हुए ऐसे जहाज के जैसा था जो ईंधन से हमेशा भरा रहता है और कुछ ही मिनट के नोटिस पर विचारों के अनेकानेक महासागर में दौड़ जाता है। तो मार्क्स को काम का व्यसन था। वो इतना डूब जाते थे कि खाना खाना भी भूल जाते थे। कई बार बुलाते, नीचे खाने के कमरे में आते और आखिरी घास खाते खाते उन्हें कुछ ध्यान आ जाता और वो फिर से अपने अध्ययन कक्ष में पहुंच जाते। तो उन्होंने अपने मस्तिष्क के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया, क्योंकि चिंतन उनका सबसे बड़ा सुख था। मार्क्स धूम्रपान भी बहुत करते थे। पाइप सिगार की अक्सर सुध नहीं रहती थी, तो उनके बार बार सुलगाने से दिया सलाई की सारी डिबिया खाली हो जाती थी। उनका प्रिय वाक्य था, अच्छी तरह जानो फिर मानो। खैर 1843 में जब राइनी समाचार पत्र बंद हो गया तो मार्क्स को बेरोजगारी बेकारी में समय बिताना पड़ा। उस समय फिर वो अपने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों के इतिहास का अध्ययन करने लगे और फिर मार्क्स पेरिस आ गए। पेरिस में भी कुछ समय तक उन्होंने काम किया और फिर वहाँ के शासन के विरोधी विचारों के कारण उनको बंद करना पड़ गया अपना काम। तब एंजल्स का एक लेख एक पत्र में प्रकाशित हुआ जिसके वे संपादक बन गए थे मार्क्स, फ्रैंको जर्मन शब्दकोश। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई, दोनों बड़े अच्छे एक दूसरे से प्रभावित हो गए। तो 1844 में एंजल्स फ्रांस आए और उन दोनों में बातचीत हुई और दोनों बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो गए। एंजल्स का जो व्यक्तित्व था बहुत रोबीला था और वो असाधारण मस्तिष्क के मालिक थे। उसके अलावा उनके पास अपार धन संपत्ति थी क्योंकि वो एक उद्योगपति के सुपुत्र थे। तो फिर मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर सम्मिलित रूप से साम्यवादी साहित्य की रचना आरंभ की। दोनों ने राजनीतिक कार्यों में एक दूसरे को सहयोग किया, अपने शोध कार्यों और लेखों में एक दूसरे की सहायता की। मार्क्स समाजवाद के सिद्धांत बनाते थे और एंजल्स उनका प्रचार करते थे, आयोजक थे वे। एंजल्स उनके पारिवारिक मित्र भी बन गए और मार्क्स की बेटियां एंजल्स को अपने दूसरे पिता जैसा सम्मान देती थी। मार्क्स जब भी गरीबी के कुचक्र में फंसते, एंजल्स उनकी आर्थिक सहायता कर देते। यदि एंजल से सहायता अगर न मिली होती तो मार्क्स अभी अपनी जीवन की समस्याओं से लड़ते ही रहते और विश्व को इतना महत्वपूर्ण समाजवादी साहित्य मिल ही नहीं पाता। ऐसे पेरिस के कुछ दलों के उबलते जीवन में दोनों ने सक्रिय भाग लिया। जर्मनी में बहुत दिनों तक उनके नामों को अलग अलग नहीं किया गया और इतिहास में भी वे हमेशा जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि एंजल्स की मित्रता ने ही मार्क्स की प्रगति के मार्ग को खोल दिया था। युवावस्था से दोनों साथ रहे, एक ही दिशा में विकास किया, एक साथ मिलकर काम करते रहे और घटनाओं ने अगर उन्हें अलग न किया होता तो शायद वो जीवन भर साथ काम करते। अन्य किसी की तुलना में देखें तो मार्क्स एंजल्स की राय की सबसे ज्यादा कदर करते थे, क्योंकि एंजल्स ही ऐसे व्यक्ति थे जो उनके सहकर्मी हो सकते थे। वे एंजल्स को अपना कोई विचार मनवाने में कोई भी कोशिश बाकी नहीं रखते थे और एंजल्स को अपनी राय से सहमत करा के उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। वो एंजल्स की बहुज्ञता की सराहना करते, अघाते ही नहीं थे और कुछ जरा सा उन्हें हो जाता तो चिंतित हो जाते थे। मार्क्स को एंजल्स पर गर्व था और एंजल्स को मार्क्स पर। तो लेनिन कहते हैं कि प्राचीन काल की कथाओं में हमें मित्रता के बहुत से हृदय द्रावक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यूरोप का सर्वहारा वर्ग ये कह सकता है कि उनके विज्ञान की रचना ऐसे दो योद्धाओं ने की है जिनकी परस्पर मैत्री के संबंध प्राचीन समय की मानवीय मित्रता की सबसे हृदय द्रावक कहानियों को फीका बना देती है। तो ऐसे थे कार्ल मार्क्स और
एंजल्स के संबंध। आगे इसके आगे की बात अगली कक्षा में। थैंक यू।